जय भीम साथियों, आज एक टॉपिक पढ़ना है। टॉपिक क्या है कि सबसे पहले हवा किसने चलाई? हवा किसने चलाई? अब इस चीज को समझाना है कि हवा किसने चलाई। भाई क्लास में पूछ रहे हैं तो बच्चे बता रहे हैं कौन से उसने चलाई। कोई महात्मा होगा, कोई भगत होगा, भगवान होगा, ये होगा। भगवान बताना है कौन सा भगवान है। हवा चलाने वाला भगवान पवन देवता ही है, नहीं होगा कोई पवन देवता। अब हम देखते हैं हवा कैसे चलती है। सबसे पहले हवा को हमें समझने से पहले वायुदाब को पढ़ना पड़ेगा। वायुदाब क्या है? वायुदाब के साथ साथ हमें पढ़ना पड़ेगा ताप और ताप। वायुदाब होता है, वायुदाब पेटी को पढ़ना पड़ेगा। किस चीज को? वायुदाब पेटी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एयर प्रेशर बैंड। क्या जी? एयर प्रेशर बैंड। अब ये एयर प्रेशर बैंड क्या होती है? आपको पता है कि हमारी पृथ्वी जो है वो लगभग गोल बनाई गई है। समझने के लिए गोल बताया गया है, नहीं तो पृथ्वी कैसी है आप बता सकते हैं। आप सभी को पता है, कमेंट में जरूर बताएं कि पृथ्वी कैसी है। हमने इसे गोल माना और पढ़ा। गोल मानते हैं तो हम इसमें देखते हैं कि बीच से जो लाइन जाती है, जो पृथ्वी के बीच से जाती है, उसे हम कहते हैं इक्वेटर। जिसे हिंदी में कहते हैं भूमध्य रेखा। अब ये पृथ्वी के बीच से जाती है, यानी कि 0 डिग्री से जाती है। ये क्या है? 0 डिग्री लैटिट्यूड। इस 0 डिग्री लैटिट्यूड से जाती है इक्वेटर। अब सूर्य की जो किरणें पड़ती हैं पृथ्वी पर, वो 23.5 नॉर्थ और 23.5 साउथ, इस बीच में जो पड़ती हैं सीधी पड़ती हैं, एकदम सीधी। और इसके ऊपर जो किरणें पड़ती हैं सूर्य की, वो तिरछी पड़ती हैं। और जो नीचे किरणें पड़ती हैं वो भी तिरछी किरणें पड़ती हैं। आपको पता है ये जो है ये पृथ्वी के ध्रुव हैं। ये क्या है? ध्रुव, पोल। ये पोल है नॉर्थ, क्योंकि ऊपर नॉर्थ और नीचे है साउथ पोल। अब नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों पे हमें ये पता है कि बहुत ज्यादा बर्फ जमी रहती है। क्यों जमी रहती है? क्योंकि सूर्य की सीधी किरणें जो पड़ती हैं वो कहां पड़ती हैं? इक्वेटर और कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में। यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ पे कर्क रेखा है और 23.5 डिग्री पे जो है साउथ है। इन दोनों के बीच में जो सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, तो गर्मी जो होती है ज्यादातर वो सूर्य की यानी मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में होती है। इसके अलावा ऊपर और नीचे सूर्य की तिरछी किरणें जाने की वजह से यहाँ ठंड होती है। जितना हम नॉर्थ पोल की साइड जाएंगे उतनी ठंड ज्यादा होगी, जितना साउथ पोल की साइड जाएंगे उतनी ठंड ज्यादा होगी। दोनों पोल पे बर्फ जमी रहती है। ज्यादा बर्फ जमी रहती है साउथ पोल पे, क्योंकि साउथ पोल की साइड इतनी आबादी वाला क्षेत्र नहीं है। नॉर्थ पोल में ज्यादा आबादी वाला क्षेत्र है। साउथ पोल में सबसे बड़ा जो बर्फीला महाद्वीप है वो भी साउथ पोल में पड़ता है। आपको नाम पता है? तो कमेंट जरूर करें। देखें इधर क्या है? नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब इन दोनों के बीच में गर्मी ज्यादा होती है। आप सभी को पता है जब हम पानी को गर्म करते हैं तो बुलबुले ऊपर उठते हैं, यानी कि जो पानी के पार्टिकल्स हैं गर्म होते हैं वो ऊपर उठते हैं। जो पानी के पार्टिकल्स गर्म होंगे वो ऊपर उठेंगे, यानी गर्म होने पे चीजें हल्की होती हैं। यही चीज अगर हम एक देखें तो एक कुकर लें और कुकर में जब हम दाल पकने रखते हैं तो किसी एक दाल के दाने पे निशान लगा दें, और निशान लगाने के बाद हम देखें कि उसकी स्थिति में चेंजेस आ जाएंगे। जहां हम उसे रखेंगे और गर्म करने के बाद उसे देखेंगे ना, उबलने के बाद, तो उसकी स्थिति बदल जाएगी। वजह क्या होगी कि वो गर्म होने के बाद ऊपर उठा और फिर ऐसे ऐसे उसने क्रिया करी, यानी नीचे से ऊपर जितनी चीजें गर्म होंगी नीचे से ऊपर जाती रहेंगी और भारी चीजें नीचे आती रहेंगी। हल्की चीजें ऊपर और भारी चीजें नीचे आती रहेंगी। वही काम होता है। ये जो टेम्परेट जोन है यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, इसमें ज्यादा गर्मी होती है और इसके ऊपर कम गर्मी होती है। अब इस चीज को देखते हुए हम ये देख रहे हैं, ये वायुदाब पेटी है तो बाद में बढ़ा देंगे। सबसे पहले क्वेश्चन हमारा ये वाला है, सबसे पहले हवा किसने चलाई। तो इस चीज को समझने के लिए हम ये बता दें कि मान लिया कोई क्षेत्र है और उस क्षेत्र में अचानक से टेम्परेचर बढ़ गया, अचानक से टेम्परेचर बढ़ गया या धीरे धीरे बढ़ गया, किसी भी तरह से टेम्परेचर बढ़ गया।
मान लिया हमारे पास इतना बड़ा क्षेत्र है और इस क्षेत्र के इतने हिस्से का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। ये छोटा क्षेत्र नहीं है, मान लो कि ये पूरा उत्तर प्रदेश, या हमने मान लिया कि एक जिला बिजनौर मान लिया। इस बिजनौर में अचानक से धूप निकली और इस पूरे हिस्से को गर्म कर दिया गया, यानी कि लगभग 2-4-5 घंटे की धूप निकली और इसे गर्म कर दिया। ये बहुत ज्यादा गर्म हो गया, क्योंकि हमें सबको पता है कि मिट्टी बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है, और जो हवा में पार्टिकल्स हैं वो भी गर्म होंगे। मिट्टी गर्म होगी तो मिट्टी के आसपास का क्षेत्र भी गर्म होगा, इसीलिए ये वाला क्षेत्र जो है गर्म हो गया मान लिया। अब जब ये क्षेत्र गर्म हुआ तो इसके आसपास की जो ऊपरी हिस्से की हवा होगी, क्योंकि हवा हर जगह है, कोई स्थान ऐसा नहीं पृथ्वी पे जहां हवा ना हो। अगर हम अपने आप से वैक्यूम क्रिएट करते हैं तो हो सकता है, नहीं तो हवा सभी जगह उपस्थित होती है। मान लिया यहाँ हवा है और उस हवा को धूप लगने की वजह से वो हवा गर्म होगी, तो अपना स्थान छोड़ के ऊपर जाएगी, अपना स्थान छोड़ के ऊपर जाएगी। यहाँ जो स्थान बचेगा इस स्थान पे एयर कम होगी, यानी एयर प्रेशर कम हो जाएगा। और हमें पता है दोनों तरफ ठंड है, यहाँ एयर प्रेशर अधिक है। जब यहाँ एयर प्रेशर अधिक है और यहाँ एयर प्रेशर कम है, तो आप सभी को ये पता है कि एयर ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की ओर सभी लोग भागते हैं। लोग हो, हवा हो, पानी हो, कुछ भी चीज ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की ओर जाती है। वही चीज यहाँ है कि यहाँ कम प्रेशर है, एयर प्रेशर कम है, और यहाँ एयर प्रेशर ज्यादा है, तो यहाँ से हवाएं अंदर की तरफ चलेंगी भाई। इधर ज्यादा प्रेशर, यहाँ कम प्रेशर, तो यहाँ से हवाएं अंदर की ओर जाती हैं, जिस वजह से इधर से भी हवाएं आएंगी, इधर से भी आएंगी, और इधर से भी आएंगी, इधर से भी आएंगी। बाद में ये जो हवाएं मुड़ेगी ये किस वजह से मुड़ती हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये कैसे मुड़ती है। आपने एक फोर्स का नाम सुना होगा जिसे कहते हैं कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस बल। कौन सा बल? कोरियोलिस बल। अब ये कोरियोलिस बल क्या है, और साथ ही साथ हम देखने वाले हैं कि हेरल का नियम क्या है। हेरल का नियम ये क्या काम करता है, हेरल का नियम और कोरियोलिस बल। आप सभी को पता है कि हमारी पृथ्वी सूर्य के चक्कर भी काटती है और साथ ही साथ अपनी धुरी पर भी घूमती है, यानी अपने एक्सिस पर भी राउंड करती है। दोनों गति को, एक को रोटेशन और एक को रेवोल्यूशन बोलते हैं। सूर्य का चक्कर लगा के आती है तो रेवोल्यूशन कहलाता है, और अपनी धुरी पे अपने एक्सिस पे घूमती है तो रोटेशन कहलाता है। अब जब पृथ्वी अपनी रोटेशन करती है, अपने एक्सिस पे घूमती है, तो पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल है, और वायुमंडल यानी हवाएं हैं। अब मान लिया ये पृथ्वी, अब इसे घुमाए तो इसके क्या बाहर की हवाएं घूम पाएंगी इतनी तेज जितनी तेज ये घूमती है? नहीं घूम पाती। यानी पृथ्वी के घूमने की वजह से पृथ्वी के ऊपर उपस्थित हवाओं पे जो बल लगता है उस बल को कोरियोलिस बल कहते हैं। समझ में आई कि पृथ्वी के बाहर जो हवाएं उपस्थित हैं उस हवा पे पृथ्वी के घूमने के कारण जो बल लगा वो बल कोरियोलिस बल कहलाएगा। अब ये लगता है पृथ्वी के घूर्णन की वजह से, घूमने की वजह से। ये चीज समझ में आई? यानी हवाओं को जो मोड़ता है, इधर उधर करता है, वो कौन सा बल करता है? कोरियोलिस बल। अब ये पृथ्वी पे मान लिया कहीं हवा चली तो ये मुड़ेगी भी ना, तो मुड़ेगी तो कोरियोलिस बल की वजह से मुड़ेगी। एक चीज और, मुड़ती किस डायरेक्शन में हवाएं मुड़ती हैं? आप फेरल का नियम देख रहे हैं। फेरल का नियम बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी को जो है दो भागों में बांट रखा है। ऊपर वाला जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये जो है नीचे वाला ये साउदर्न हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर का मतलब होता है गोला अर्ध। गोला अर्ध का मतलब ये पूरा गोला, गोले को बीच से काटा तो ऊपर का गोला अर्ध मतलब आधा गोला, नीचे का काटा नीचे का भी आधा गोला, यानी कि ऊपर है तो उत्तर दिशा है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे है तो साउदर्न हेमिस्फीयर। दो गोलार्ध हैं, दोनों में डायरेक्शन हवाओं के चलने की अलग अलग होती है। साउदर्न हेमिस्फीयर में जो हवाएं मुड़ेंगी वो कैसे मुड़ेंगी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मतलब नॉर्दर्न में और साउदर्न में कैसे हवाएं मुड़ेंगी वो कौन सा नियम बताता है? हमारे पास फेरल का नियम। फेरल का नियम जो काम करता है वो कोरियोलिस बल की वजह से काम करता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अलग काम करता है, साउदर्न हेमिस्फीयर में अलग काम करता है। मैं आपको बता दूं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो हवाएं मुड़ती हैं वो फेरल का नियम ये कहता है कि वो अपनी दिशा के दाएं मुड़ती है। यदि कोई हवा इस साइड चल रही है नॉर्थ साइड तो वो अपने दायां मुड़ जाएगी, यदि वह नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो। अगर वही हवा साउदर्न हेमिस्फीयर में है यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में है तो वह हवा अपने बाएं मुड़ेगी,
कहाँ मुड़ेगी, लेफ्ट मुड़ेगी अपनी। तो ये फेरल का नियम है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चलने वाली हवाएं अपने दायां मुड़ती हैं और साउदर्न हेमिस्फीयर में चलने वाली हवाएं अपना बायां मुड़ती हैं। इसी के साथ हम ये जो मैंने बताया है कि वायुदाब पेटी और सबसे पहले हवा किसने चलाई, ये तो आपको समझ में आ गया। ये किसी भगवान का कोई चक्कर नहीं है, ये सब ज्योग्राफी का चक्कर है। और हमारे भारत के बहुत सारे लोग, हमारे भारत के, हम अपनी सोसाइटी की बात करें, अपने जैसे पास पड़ोस में बैठते हैं या अपने स्कूल में या अपने कहीं भी बैठते हैं तो सबसे पूछते हैं भाई कि ये सब क्वेश्चन कैसे हैं, मतलब लोगों की मेंटालिटी को जानने की कोशिश करते हैं। तो उनके दिमाग में इतना पाखंडवाद भरा हुआ है कि हवा पहली बार चलाई पवन देव ने। एक बालक से पूछा तो वो कह रहा विष्णु जी ने हवा चलाई। अबे भाई ये हवा किसी विष्णु ने नहीं चलाई। दूसरी बात, सबसे पहले हवा किसने चलाई? आज मेरे पास ये क्वेश्चन आया तो मैं ये मानता हूँ कि लड़के ने भी ये सोच के क्वेश्चन करा होगा कि ये हवा पहली बार तो किसी ने चलाई होगी। अब वो बैठता है कहीं और, यानी पाखंडवाद उसकी खोपड़ी में भरा हुआ है, तो किसी ने उससे कहा होगा कि पहली बार हवा किसने चलाई, तो उसके दिमाग में तुरंत कोई भगवान आया होगा, भगवान ने हवा चलाई। उसने ये तो पढ़ा नहीं कोरियोलिस बल क्या है, हेरल का नियम क्या है, वायुदाब क्या है और ताप क्या है और किस वजह से एयर प्रेशर बेल्ट क्या है, ये सब चीज नहीं पढ़ी। छोटा बच्चा है, दिमाग में उल्टी सीधी बातें डाल देता है। तो आपसे मेरा निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा हो सके तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को आगे बढ़ाएं और सभी बच्चों को बड़े अच्छे ढंग से ये बताएं कि हवा कैसे चलती है, पानी में लहर क्यों उठती है। सभी क्वेश्चन जो है ये ज्योग्राफी, फिजिक्स इन पर रिलेटेड है, इन पाखंडवाद के चक्कर में ना आए। ठीक है, आप सभी को मेरा जय हिंद।